डिपार्टमेंट ने बोनस बांटा और मुझे एक चीफ फिजिशियन को 3,000 मिले, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वाले को पूरे 50,000 मिले। उस पल मेरे अंदर काम करने का सारा जोश पूरी तरह से खत्म हो गया। उस दिन से मैंने ठीक समय पर घर जाना शुरू कर दिया। सिर्फ आधे महीने बाद अस्पताल के सभी मुश्किल ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट सीधे 3 महीने बाद तक पहुंच गई। मैं इस अफरा तफरी को चुपचाप देखता रहा। इस बार मैंने कुछ न करने का फैसला किया। सुबह के 3 बजे ऑपरेशन थिएटर की लाइट अभी भी बहुत तेज और सफेद थी, जिससे मेरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। आखिरी टाँके का धागा काटा गया। मॉनिटर पर वो जीवन रेखा जो कई बार नीचे गिरी थी, आखिरकार स्थिर होकर ऊपर नीचे हो रही थी। हो गया। मैंने पसीने से भीगा हुआ अपना मास्क उतारा और थकान से सुन्न पड़ चुका चेहरा सामने आया। पूरे 12 घंटे मैं एक बहुत ही सटीक मशीन की तरह दिल में पैदाइशी गंभीर बीमारी वाले एक बच्चे को मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया था। मेरे शरीर की हर एक मांसपेशी दर्द से चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग की सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। दिमाग एकदम खाली हो गया था। हेड नर्स झांक दी मेरे पास आई। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और उनकी आंखों में साफ साफ हमदर्दी और गुस्सा दिख रहा था। डायरेक्टर चेन, यह इस प्रोजेक्ट का स्पेशल बोनस है, आप इसे जल्दी से रख लीजिए। लिफाफा बहुत पतला था, एकदम हल्का और मेरे इस वक्त शीशे जैसे भारी शरीर के बिल्कुल उलट था, जो बहुत अजीब लग रहा था। मैंने उसे दबाकर देखा। उंगलियों को कुछ नोट महसूस हुए। मैंने उसे तुरंत नहीं खोला, बस उनकी तरफ सिर हिला दिया। अपने शीशे जैसे भारी पैरों को घसीटते हुए मैं चेंजिंग रूम की ओर गया और ऑपरेशन के कपड़े बदले। मैं ठंडे लॉकर से टिककर खड़ा हो गया और आखिरकार वो लिफाफा खोला। 3 नए लाल रंग के नोट, 3,000 रुपये। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया और दिमाग सुन्न हो गया। 12 घंटे तक पूरा ध्यान लगाकर एक मरते हुए इंसान की जान बचाना, एक परिवार को नई जिंदगी जैसी उम्मीद देना, और आखिर में बदले में मिले ये 3,000 रुपये। एक अजीब सी ठंडक मेरे दिल से निकलकर एक पल में पूरे शरीर में फैल गई। अब ये पैसे कम या ज्यादा होने की बात नहीं थी, ये बेइज्जती थी, खुलेआम, बिना किसी लाग लपेट के की गई बेइज्जती। मैं मरीजों वाली बिल्डिंग से बाहर निकला। सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी, लेकिन वो मेरे दिल की मायूसी को दूर नहीं कर पा रही थी। जब मैं रोशनियों से जगमगा रही एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के पास से गुजरा, आधी खुली खिड़की से किसी के डींगे हाँकने की आवाज बाहर आ रही थी। अरे यार, ये काम आसान नहीं था। मुझे कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, कितनी शराब पीनी पड़ी, तब जाकर यह प्रोजेक्ट हाथ लगा है। यह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के डायरेक्टर वांग काई की आवाज थी। वो हमारे डीन का सगा साला है, एक ऐसा आदमी जिसे ये भी नहीं पता कि स्टेथोस्कोप को सीधा पकड़ते हैं या उल्टा। बोनस ज्यादा नहीं, बस 50,000। अब एक नई गाड़ी लूंगा। मेरी पत्नी की काफी समय से एक मॉडल पर नजर थी। 50,000, एक नई गाड़ी। मैं पेड़ के घने अंधेरे साए में खड़ा हो गया और ऊपर उस रोशन खिड़की को देखने लगा। वो चमकदार और आलीशान एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, और मेरे पीछे मरीजों वाली वो बिल्डिंग जो अनगिनत मरीजों के परिवारों के खून, आंसू और उम्मीदों से भीगी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे ये 2 अलग अलग दुनियाएं हों। एक जहां आराम से बैठे बैठे साजिशें करके पैसा कमाया जाता है, वो स्वर्ग, और दूसरा जहां जान की बाजी लगाकर बदले में मामूली सा बोनस मिलता है, वो नरक। मैं अपने खाली ऑफिस में वापस आ गया। मॉडल दीवार प्रशंसा के बैनरों से भरी पड़ी थी। उत्कृष्ट चिकित्सा नैतिकता, चमत्कारी हाथों से नया जीवन देने वाले जीवनदाता। एहसान पहाड़ जितना भारी था। हर एक बैनर एक ऐसी जिंदगी का प्रतीक था जिसे मैंने मौत के मुंह से वापस निकाला था। अतीत में वे मेरा गौरव थे, खुद को जलाकर दूसरों को रोशन करने की मेरी प्रेरणा का स्रोत थे। इस पल वे मजाक उड़ाते चेहरों की तरह लग रहे हैं, मेरी मासूमियत और मूर्खता पर चुपचाप हंस रहे हैं। मैंने अपना फोन खोला। स्क्रीन की रोशनी ने मेरे भावहीन चेहरे को रोशन किया। मैंने चुपचाप सुबह 6 बजे का अलार्म ढूंढा। उंगली ने स्क्रीन पर हल्के से छुआ, डिलीट। फिर मैंने एक नया अलार्म लगाया। सुबह 7:30 बजे। ये सब करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया। पूरी दुनिया में एकदम सन्नाटा छा गया। अगले दिन ऐसा पहली बार हुआ कि मैं दिन चढ़ने तक सोता रहा। ना तो किसी अर्जेंट फोन कॉल की घंटी से मेरी नींद खुली, ना ही सुबह होते ही मुझे काम पर भागना पड़ा। मेरे पास अपने लिए एक सादा सा नाश्ता बनाने का और अपनी स्कूल जाती बेटी के साथ घर से निकलने का समय था।
पत्तों के बीच से छनकर आती धूप मेरे बदन पर पड़ रही थी, बहुत सुकून दे रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितने अरसे से दिन की रोशनी में इस शहर की सड़कों को नहीं देखा था। शाम के ठीक 5 बजे मैं एक मामूली सी हॉट बाईपास सर्जरी खत्म करके हटा ही था। मैंने छुरी नीचे रखी और अपना सफेद कोट उतारा। ने कपड़े पहनकर मैं निकलने के लिए तैयार था। डिपार्टमेंट के हेड झांग गोडोंग ने मुझे जल्दी से रोकते हुए कहा, लिन युआन, ये तुम कहाँ जा रहे हो? रात में एक इमरजेंसी केस पर मीटिंग है, एक बहुत पेचीदा मामला है, तुम्हें ही उसे संभालना होगा। उसने ये बात ऐसे कही जैसे ये तो होना ही था। पिछले 10 सालों में मैं ऐसे ही काम करता आया हूँ। जब भी अस्पताल को मेरी जरूरत पड़ी मैं हमेशा तैयार रहा। ना दिन देखा, ना रात, ना काम का दिन, ना छुट्टी। मेरे काम का समय खत्म हो गया है। झांग गोडोंग हक्का बक्का रह गया, जैसे उसने कोई अनहोनी बात सुन ली हो। काम का समय खत्म, पर एक इमरजेंसी केस है। क्या किसी की जान बचाने का मामला है? मैंने पूछा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मरीज की हालत अभी तो स्थिर है, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है, इसलिए चाहते थे कि तुम। जब किसी की जान बचाने का मामला नहीं है, मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। तो फिर इसे मेरे काम के समय में ही रखिएगा। मैंने अपना बैग उठाया, मैं उसके पास से गुजर गया और एक ऐसी बात कह गया कि वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। डायरेक्टर साहब, नियमों के हिसाब से काम करना भी एक तरह की डॉक्टरी नैतिकता है। मैं पहली बार सूरज ढलने से पहले अस्पताल के गेट से बाहर निकला। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में मेरी परछाई बहुत लंबी हो गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे हवा में भी आजादी की मिठास घुली हो। फोन में कंपन हुआ। मेरे स्टूडेंट लीजे का मैसेज था। सर, आप ठीक तो है ना? ये जोशीला और उसूलों पर चलने वाला नौजवान। उसने यकीनन डिपार्टमेंट की हलचल से कुछ अंदाजा लगा लिया होगा। मैंने उसे 2 शब्दों में जवाब दिया, ठीक हूँ, और फिर फौरन एक और लाइन जोड़ दी, जल्दी सो जाना। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं मुस्कुराया। हाँ, मैं ठीक हूँ। परेशानी में तो जल्द ही वे लोग होंगे। मेरा ठीक समय पर काम खत्म करने का तरीका शांत झील में फेंके गए एक पत्थर की तरह, जिसने शुरुआत में बस एक मामूली सी लहर पैदा की, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते में वो लहर एक भयानक तूफान में बदल गई। कार्डियक सर्जरी के शेड्यूल चार्ट पर मेरे द्वारा की जाने वाली मुश्किल सर्जरियों वाला कॉलम अगले 1 महीने तक के लिए पूरी तरह से भर चुका था। इसका मतलब था कि जिन मरीजों को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, उन्हें कम से कम 3 हफ्ते और इंतजार करना होगा। दिल के मरीजों के लिए 1 दिन और इंतजार करने का मतलब एक और अनजाने खतरे का बढ़ना था। उस दिन दोपहर में मैं जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकला, एक अधेड़ उम्र की औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया। डायरेक्टर चेन, मेरे पापा की सर्जरी जल्दी क्यों नहीं हो सकती? वो इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही लीजे एक कदम आगे आया और उसे मेरे सामने से हटा दिया। आंटी, आप घबराइए मत, आराम से बात कीजिए। सर की सारी सर्जरी पहले से ही बुक हैं, पूरी तरह से बुक हैं। अचानक से सारी सर्जरी कैसे बुक हो गई? मैंने सुना है कि पहले ऐसा नहीं था। उसकी आवाज सुनकर कॉरिडोर में दूसरे मरीजों के घरवाले भी इकट्ठा हो गए। एक पल में सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं, सवालों और हैरानी से भरी हुई। मैंने उस बेचैन औरत को देखा, पर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं तो बस अस्पताल के नियमों का पालन करने वाला एक आम डॉक्टर हूँ। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैंने उस हंगामे पर ध्यान नहीं दिया और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे लीजे घरवालों को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लगभग उसी समय डिपार्टमेंट हेड झांग गोडोंग का फोन आया। फोन के दूसरी तरफ उसकी आवाज में एक गुजारिश थी, चेन लिन युआन, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, आज रात ओवर टाइम कर लो प्लीज। अभी उस मरीज की बेटी लगभग मेरा ऑफिस तोड़ने ही वाली है। मैं गाड़ी चला रहा था। खिड़की से आ रही शाम की हवा बहुत अच्छी लग रही थी। मैं पार्क की तरफ मुड़ गया, अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए। वो बहुत दिनों से उस झूले के बारे में बात कर रही थी। मेरे काम के घंटों में पूरे अस्पताल में मेरी काम करने की रफ्तार सबसे तेज है। मैंने शांति से जवाब दिया, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी यह सब कहने का वक्त नहीं है। फिर कब है वक्त? मैंने पलटकर पूछा। क्या अब वक्त है कि मैं अपनी बेटी के बिना पिता के साथ वाले बचपन से उन कमियों को भरता रहूं जो होनी ही नहीं चाहिए थी? फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने फोन काट दिया।
झूले पर से मेरी बेटी की हंसी चांदी की घंटियों की तरह सुनाई दे रही थी। कितना वक्त हो गया था मुझे इस तरह शाम के समय उसके साथ इस सुकून के पल का आनंद लिए हुए। अगले दिन डीन ने खुद मुझे फोन करके बात करने के लिए बुलाया। डीन के ऑफिस में जीशा केतली में बढ़िया वाली दा होंग पाओ चाय बन रही थी। डीन ने खुद मुझे एक कप चाय दी। उनके चेहरे पर बहुत दुख का भाव था। लिन युआन, तुम्हें मैंने ही आगे बढ़ाया है। तुम्हारा हुनर, तुम्हारा स्वभाव मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम हमेशा से हमारे अस्पताल का गर्व रहे हो। मैंने धीरे से भाप पर फूंक मारी और कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हें हाल ही में क्या हो गया है? कितने मरीज तुम्हारी जान बचाने का इंतजार कर रहे हैं? मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? डीन साहब, मैं अपनी निजी भावनाओं को काम में नहीं ला रहा हूँ। मैं तो बस अस्पताल द्वारा बनाए गए श्रम कानूनों और काम के नियमों का सख्ती से पालन कर रहा हूँ। 8 घंटे काम और समय पर आना जाना। जरा बताइए, मैंने गलत क्या किया है? मेरी बात सुनकर वो चौंक गए और उनका चेहरा थोड़ा उतर गया। नियम तो बेजान होते हैं, लेकिन इंसान जिंदा होते हैं। हम डॉक्टरों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? डॉक्टरी पेशा का उसूल। मैंने अपनी आंखें उठाई। सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से मेरी तेज नजरें उन्हें घूर रही थी। मेरे डॉक्टरी के उसूल उन 8 घंटों के अंदर ही दिखाई देते हैं। मैं 200% ध्यान और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके लोगों की जान बचाता हूँ और मुझसे आज तक एक भी गलती नहीं हुई है। मैं एक पल के लिए रुका और थोड़ा आगे की ओर झुका। उनकी आंखों में घूरते हुए मैंने एक एक शब्द चबाकर कहा, मेरे डॉक्टरी के उसूल कुछ लोगों की नाकाबिलियत और लालच की वजह से अस्पताल के मैनेजमेंट में पैदा हुए झोल और घपलों को मुफ्त में भरने और उन पर पर्दा डालने के लिए नहीं है। डीन साहब का चेहरा पल भर में गुस्से से तमतमा गया। मैंने उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। मैंने सीधा अपना फोन निकाला और एक फोटो खोली और उनके सामने रख दी। वो वांग काई के सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट था। वो धूप का चश्मा पहने एक बिल्कुल नई सफेद लग्जरी कार के सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कितना खुश है। पोस्ट करने का समय 50,000 का बोनस मिलने के ठीक अगले दिन का था। डीन साहब, जरा देखिए, डायरेक्टर वांग की जिंदगी कितनी शानदार है और मेरे जैसा ऊंचे दर्जे का कारीगर जिसे सिर्फ 3,000 का भत्ता मिलता है, शायद हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने के ही लायक है। डीन साहब की सांसें साफ तौर पर भारी हो गईं। वो फोन की स्क्रीन पर उस चुभती हुई फोटो को देख रहे थे। उनके होंठ कुछ बार हिले, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ऑफिस की हवा जैसे जम सी गई थी। मैं जानता था ये बातचीत यहीं खत्म हो गई है। डीन साहब, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं मरीजों को देखने जा रहा हूँ। आखिरकार यह मेरे काम करने का समय है। मैं अपनी जगह से उठा। मैंने अपना सफेद कोट ठीक किया और डीन साहब को देखा, जिनका चेहरा कभी सफेद तो कभी पीला पड़ रहा था। मैंने हल्का सा सिर झुकाया और मुड़कर चला गया। उन्हें अकेला छोड़ दिया, उनकी उस चाय के साथ जो धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। डीन साहब के साथ हुई उस बातचीत का जाहिर तौर पर वो नतीजा नहीं निकला जो वो चाहते थे, और मेरा समय पर काम से निकलना अब सिर्फ मेरा निजी फैसला नहीं रह गया था, बल्कि यह एक खामोश विरोध बन गया था। जब जबरदस्ती काम नहीं बनी तो वांग काई ने नरम तरीका अपनाना शुरू कर दिया, या यूं कहें कि घटिया तरीका। बहुत जल्द अस्पताल के अंदरूनी फोरम पर एक गुमनाम पोस्ट सामने आई, जिसका टाइटल था, एक तथाकथित काबिल डॉक्टर का असली चेहरा बेनकाब। क्या सच में यह मरीजों के लिए है? पोस्ट में कही गई बातें इशारों इशारों में थीं। पूरी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन उसे पढ़ने वाला हर कोई जानता था कि वो तथाकथित काबिल डॉक्टर जो नखरे दिखा रहा है, खुद को बड़ा समझता है और पैसों के लिए मरीजों की जान की परवाह नहीं करता, वो मैं ही हूँ। चेन लिन युआन ने अपनी पोस्ट में मुझे एक ऐसे बेरहम डॉक्टर के रूप में दिखाया जो पैसों के लिए बिक चुका है और जिसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। उसने कहा कि मैं सब्सिडी से नाखुश थी, इसलिए मैंने जानबूझकर मुश्किल सर्जरी में देरी की और मरीजों को अस्पताल के साथ सौदेबाजी करने के लिए इस्तेमाल किया। पोस्ट के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जिन एडमिन कर्मचारियों को सच नहीं पता था, वे गुस्से में मुझ पर इल्जाम लगाने लगे कि मैं बड़े पैमाने पर नहीं सोचती। दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर, जिन्हें पूरी बात नहीं पता थी, उन्होंने अफसोस जताया। उन्हें लगा कि मैं जज्बातों में बह गई थी। बेशक कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के कुछ साथियों ने मेरा बचाव भी किया, लेकिन उनकी बातें जल्द ही बाकी कमेंट्स में दब गईं। देखते ही देखते मैं पूरे अस्पताल में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक तरीके से। अस्पताल में चलते हुए
मैं साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ नजरों में नफरत थी तो कुछ में अफसोस, और कुछ मेरी इस हालत पर खुश हो रहे थे। उस दिन दोपहर में मैं खाना लेने कैंटीन गई। एडमिन ऑफिस की कुछ लड़कियां एक साथ खड़ी थीं। वे मेरी तरफ इशारा करके कानाफूसी कर रही थीं। उनकी आवाज न ज्यादा तेज थी और न ही ज्यादा धीमी, बस इतनी कि मैं सुन सकूं। यही है वो, है ना? देखने में कितनी शांत लगती है। सोचा नहीं था कि दिल की इतनी बुरी होगी। हाँ, और क्या, सुना है इसकी वजह से कई मरीजों का इलाज देर से हुआ। अपने हुनर के दम पर मनमानी करती है। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं। तभी वांग काय अपनी खाने की ट्रे लेकर आया। वो मेरे पास से गुजरा और बड़े गंभीर अंदाज में मेरे बगल में रुक गया। डॉक्टर चेन, सब जो कह रहे हैं उसे दिल पर मत लेना। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इतना बड़ा तमाशा खड़ा करना अस्पताल की इज्जत पर असर डालता है, जो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा नहीं है ना? उसने ऐसे दिखाया जैसे वो सुलह कराने आया हो, मानो इस पूरे हंगामे से उसका कोई लेना देना ही न हो। आसपास के लोग फौरन मुझे और भी ज्यादा घूरने लगे। सब मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। क्या मैं गुस्से से फट पड़ूंगी या अपना बचाव करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा, बस शांति से अपना खाना लिया और ट्रे उठाकर सीधे उसके पास से चली गई। मैंने एक शांत कोना ढूंढा और बैठ गई। उसका हाथ जो आगे बढ़ा था, जो मेरे कंधे पर रखने के लिए था, वो अजीब तरह से हवा में ही लटका रह गया। उसका चेहरा शर्म से तमतमाकर लाल हो गया। नजरअंदाज करना किसी भी पलटवार से ज्यादा घातक हथियार है। वो खाना मैंने बड़े मजे से खाया, जबकि वांग काय सबकी नजरों के सामने एक मजाकिया जोकर बन गया था। लेकिन लोगों की बातों का दबाव फिर भी असर कर रहा था। कुछ साथी जिनके साथ मेरे पहले अच्छे रिश्ते थे, वो जाने अनजाने मुझसे दूरी बनाने लगे थे। कॉरिडोर में मिलने पर वे बस जल्दी से सिर हिला देते और पहले की तरह मुझसे ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। पूरा कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट एक अजीब से तनाव के माहौल में डूबा हुआ था। ली जे गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसने अपना फोन उठाया और उन लोगों से फोरम पर बहस करना चाहता था। वो वांग काय के 50,000 का बोनस हड़पने की बात सबको बताना चाहता था। मैंने उसे रोक लिया। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैंने उस नौजवान को देखा जिसकी आंखों में अभी भी गुस्सा जल रहा था और शांति से कहा, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अभी बहस करने से सिर्फ यही लगेगा कि हम अपनी गलती छिपा रहे हैं। लेकिन टीचर, वे बहुत बुरा भला कह रहे हैं। उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि आपने पहले मरीजों के लिए कितना कुछ किया है। मैं जानती हूँ, बस इतना ही काफी है। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, उन्हें कहने दो जो कहना है। जितना ऊंचा उछलोगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। भले ही मैंने जुबान से ऐसा कहा, लेकिन अगर कहूँ कि दिल में कोई हलचल नहीं हुई तो ये झूठ होगा। अलग थलग पड़ जाना, बदनाम किया जाना, कोई भी सच में शांत नहीं रह सकता। मैंने तो बस अपनी सारी भावनाओं को उस शांत और समझदार नकाब के नीचे दबा दिया था। एक नया मोड़ एक अनपेक्षित जगह पर आया। उस दिन हेड नर्स जांग जी मुझे सर्जरी के औजार पकड़ाते समय दूसरों से नजर बचाकर मुझसे धीमी आवाज में कहा, डायरेक्टर चेन, उन बेकार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। हम सब आप पर यकीन करते हैं। आप कैसी इंसान हैं, ये हम लोग सबसे अच्छी तरह जानते हैं जो रोज आपके साथ ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं। एक साधारण सी बात एक गर्म लहर की तरह पल भर में मेरे जमे हुए दिल में समा गई। इससे भी बड़ा सरप्राइज तो अभी बाकी था। पता नहीं किसने मेरे अतीत के कुछ किस्से इंटरनेट पर डाल दिए। उसमें एक किस्सा था जब मैंने बहुत ज्यादा खून बहने वाली एक माँ के लिए लगातार 36 घंटों तक संघर्ष करके उसे मौत के मुंह से वापस निकाला था। एक पुरानी खबर थी जिसमें मैंने अपनी जेब से एक गरीब परिवार के बच्चे की सर्जरी का खर्चा उठाया था। और तो और कुछ ऐसे मरीजों के परिवार वाले भी थे जिनका मैंने इलाज किया था। उन्होंने अस्पताल के फोरम पर ये अफवाहें देखने के बाद खुद आगे आकर अपने निजी अनुभवों के आधार पर मेरा पक्ष लिया। अगर डायरेक्टर चेन न होती तो मेरे पति 3 साल पहले ही गुजर गए होते। वो हमारे पूरे परिवार की मसीहा हैं। कौन कहता है कि उनमें डॉक्टर होने की नैतिकता नहीं है? मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी। मेरा बेटा आज जो हंसता खेलता स्कूल जा पा रहा है, वो सिर्फ डायरेक्टर चेन के उस समय दिन रात एक करके किए गए इलाज की वजह से है। जो लोग पीठ पीछे बातें बना रहे हैं, क्या तुम्हारी ज़मीर तुम्हें नहीं कचोटती? लोगों की राय का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अस्पताल के अंदर के मैनेजमेंट और सैलरी सिस्टम पर सवाल उठाने लगे।
एक टॉप सर्जन को सिर्फ 3,000 का भत्ता मिलता है और एडमिनिस्ट्रेशन वाले 50,000 लेते हैं। क्या ये सही है? ये तो सीधे सीधे अच्छे डॉक्टरों का दिल तोड़ने वाली बात है। डॉक्टर चेन को सपोर्ट करो। टेक्निकल लोगों को वो सम्मान और सैलरी मिलनी ही चाहिए जिसके वे हकदार हैं। वांग काई की साजिश मुझे अलग थलग करने में नाकाम तो हुई ही, बल्कि उल्टी उसी पर भारी पड़ गई। उसने मेरे किरदार और हुनर को मेरी सबसे बड़ी ताकत बना दिया और विवाद का सारा ध्यान वापस उसी पर और इस नाइंसाफी वाले सिस्टम पर मोड़ दिया। मैं अब भी रोज समय पर काम पर आती और समय पर घर जाती। काम के बाद मेरा सारा समय पहले की तरह के फोन कॉल्स और कंसल्टेशन में नहीं जाता था। मुझे शांति से बैठकर सोचने का समय मिलने लगा ताकि मैं आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व को बेहतर बनाने वाले एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर सकूं, जिसे मैंने बहुत समय से टाल रखा था। खिड़की के बाहर भले ही आंधी तूफान था, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत था। उन्हें हंगामा करने दो, असली तूफान तो अभी शुरू ही हो रहा था। आधा महीना बीत गया। मेरे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की वजह से अस्पताल पूरी तरह से अव्यवस्था में डूब चुका था। कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट की वे मुश्किल और जोखिम भरी सर्जरियां के लिए वेटिंग लिस्ट अब आधिकारिक तौर पर 3 महीने से ज्यादा हो गई थी। इसका मतलब ये था कि अस्पताल की साख और मुख्य कमाई दोनों ही साफ तौर पर तेजी से घट रही थी। अस्पताल का पूरा मैनेजमेंट गर्म तवे पर चींटियों की तरह बेचैन था और मैं शांति से बैठकर सही मौके का इंतजार कर रही थी। मुझे पता है वे मेरे झुकने का इंतजार कर रहे हैं और मैं एक ही वार में काम तमाम करने के मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मौका एक देर रात, ऐसे तरीके से जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वो मौका तेजी से आया। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। फोन की तीखी घंटी ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। ये डीन के जानलेवा कॉल्स थे। मैंने चिढ़कर फोन उठाया। दूसरी तरफ से उनकी ऐसी घबराहट और बेचैनी भरी आवाज आई जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। चेन लिन युआन, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या बात है? मैंने अपनी नींद में डूबी आंखों को मलते हुए पूछा। मेरा लहजा ठंडा था। मेयर के पिता को अचानक एओर्टिक डिसेक्शन का फटना हुआ है। उन्हें अभी हमारे हॉस्पिटल लाया गया है। हालत बहुत नाजुक है। एओर्टिक डिसेक्शन का फटना? मैं तुरंत पूरी तरह जाग गया। ये कार्डियक सर्जरी की सबसे खतरनाक इमरजेंसी में से एक है। इसमें मौत का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ऑपरेशन बहुत मुश्किल है। शहर के सभी कार्डियक एक्सपर्ट्स को इमरजेंसी में बुलाया गया था। सबका एक ही मानना है, फिलहाल शहर में सिर्फ तुम्हारे ऑपरेशन करने पर ही 50% से ज्यादा उम्मीद है। 50%? दूसरे डॉक्टरों की नजर में ये सफलता की दर किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं चुप रहा। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस फोन कॉल का क्या मतलब है। यह कोई मामूली इमरजेंसी कॉल नहीं थी। यह एक तुरुप का इक्का था। एक ऐसा तुरुप का इक्का जो मुझे पूरा खेल पलटने का मौका दे सकता था, और वो इतने नाटकीय ढंग से मेरे हाथों में थमा दिया गया था। लिन युआन, क्या तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें लेने के लिए तुरंत गाड़ी भेजता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने बेपरवाही से कहा, और फिर मैंने फोन काट दिया। पूरी दुनिया पल भर में शांत हो गई। करीब 20 मिनट बाद नीचे से गाड़ी के जोर से ब्रेक लगाने की आवाज आई। मैं खिड़की के पास गया और पर्दे का एक कोना हटाया। हॉस्पिटल के डीन की खास गाड़ी मेरे घर के नीचे खड़ी थी। डीन और वांग काई दोनों दो बेसहारा लोगों की तरह ठंडी हवा में खड़े होकर बेचैनी से मेरी खिड़की की तरफ देख रहे थे। सर्दियों की रात की हवा से उनके कपड़े उड़ रहे थे। वे बहुत ही दयनीय लग रहे थे। उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया। शायद उन्हें डर था कि कहीं मैं पूरी तरह से नाराज न हो जाऊं। बस वहीं खड़े रहे, इंतजार करते हुए। मैंने पर्दा वापस डाल दिया। मैं वापस बिस्तर पर गया और कंबल ओढ़ लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे पता था नीचे खड़े वो दो लोग और ऑपरेशन रूम में वो बुजुर्ग जिनकी जिंदगी दांव पर लगी थी, सब मेरे फैसले का इंतजार कर रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद नीचे से दबी हुई बहस की आवाज आई। शायद अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फिर से खिड़की के पास गया। मैंने देखा कि वांग काय अपना रोज का घमंड छोड़कर हाथ में एक मोटा भूरे कागज का लिफाफा ले खड़ा था। वो डीन के सामने सिर झुकाकर और जी हुजूरी करते हुए कुछ कह रहा था। उसके बाद वे दोनों एक एक करके बिल्डिंग के अंदर चले गए। जल्द ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा नहीं खोला। दस्तक रुक गई और दरवाजे के बाहर से डीन की दबी हुई आवाज आई। लिन युआन, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है।
दरवाजे के बाहर से डीन की दबी हुई आवाज आई, पर मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। चीफ चेन, आप तो बड़े दिल वाले हैं। पहले जो भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, मैं ही आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिए, बस आप मदद करने के लिए तैयार हो जाइए, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। दरवाजे के बाहर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई, फिर वो मोटा सा लिफाफा दरवाजे के नीचे की दरार से जबरदस्ती अंदर खिसका दिया गया। मैंने सिर झुकाकर फर्श पर पड़े उस फूले हुए लिफाफे को देखा और मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। अगर आज ये दिन देखना था तो पहले वो सब क्यों किया? पैसे से मुझे खरीदना चाहते हैं। इन लोगों ने मुझे, चेन लिन युआन को, समझ क्या रखा है? मैं आगे बढ़ा और झुककर लिफाफा उठा लिया और फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर खड़े डीन और वांग काई ने मुझे दरवाजा खोलते हुए देखा। उनके चेहरों पर पल भर में बहुत ज्यादा खुशी की लहर दौड़ गई। वांग काई अपने हाथ मल रहा था, वो इतना हंस रहा था कि उसके चेहरे की सारी झुर्रियां एक साथ इकट्ठा हो गई थी। ये देखिए, ये आपकी पिछली मेहनत के लिए एक छोटा सा मुआवजा है, हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। मैंने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। मैंने उन दोनों के सामने ही उस लिफाफे को उसके अंदर की चीजों के साथ सीधे दरवाजे के पास रखे कूड़ेदान में फेंक दिया। अब मेरे काम का समय खत्म हो गया है। मैंने उनके चेहरों पर जमी हुई मुस्कान को देखते हुए कहा। मेरी आवाज में कोई अपनापन नहीं था। डीन का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज में पूरी तरह से निराशा भरी हुई थी। चेन लिन युआन, किसी की जान का सवाल है। आखिर तुम चाहते क्या हो ताकि तुम मदद करने को तैयार हो जाओ? मैं क्या चाहता हूँ? मैं हंसा, पर वो हंसी मेरी आंखों तक नहीं पहुँची। मैंने उन दोनों के बेचैन और बदहवास चेहरों को देखा और धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर देकर उनसे पूछा, डीन साहब, ये सवाल तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए। इतना कहकर मैंने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया और दरवाजा बंद करने के लिए मुड़ा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सर्जरी करूं, तो हो सकता है। मैंने उन्हें अपनी सख्त पीठ दिखाई और आखिरी बात कही, सुबह होने के बाद हम पूरे हॉस्पिटल के सामने मीटिंग करेंगे और खुले तौर पर बात करेंगे। धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। मैं अंदाजा लगा सकता था कि दरवाजे के बाहर वो दोनों लोग उस हाड़ कंपा देने वाली ठंडी हवा में कैसे राख जैसे चेहरों के साथ खड़े होंगे। मैं दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। मैंने उनके कदमों की लड़खड़ाती हुई आवाज को दूर जाते हुए सुना। ये रात कई लोगों के लिए बिना सोए गुजरने वाली थी। मेयर के ऑफिस से फोन शायद हर आधे घंटे में एक बार आता होगा और हर बार डीन और वांग काई के लिए एक सजा की तरह होता होगा। वो घबरा गए थे, बुरी तरह घबरा गए थे। अगले दिन सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। पूरे अस्पताल के मिडिल लेवल से ऊपर के अधिकारी, हर डिपार्टमेंट के हेड और हेड नर्स, एक भी कम नहीं, सबके सब मौजूद थे। सभी के चेहरों पर गंभीरता, जिज्ञासा और साथ ही उत्साह का मिला जुला भाव था। वे सभी जानते थे कि आज की इस मीटिंग की वजह क्या है। मेयर के पिता अभी भी आईसीयू में पड़े हैं और मेरे सिर हिलाने का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें बचा सकने वाला इकलौता इंसान हूँ। और मैंने पूरे अस्पताल के मैनेजमेंट को आग पर चढ़ा दिया था। मैं और लीजे एक साथ कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुए। सभी की निगाहें शुआ से एक साथ मुझ पर टिक गईं। मैं बिना इधर उधर देखे सीधा पहली लाइन में गया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। लीजे मेरे बगल में बैठा था। घबराहट और जोश की वजह से उसका नौजवान चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे कोई सिपाही जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार हो। कॉन्फ्रेंस रूम में डरावनी खामोशी छाई हुई थी, इतनी कि अगर सुई भी जमीन पर गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे जाए। डीन प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखें अंदर धंस गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही रात में 10 साल बूढ़े हो गए हों। उनके बगल में बैठा वांग काई, उसका तो चेहरा और भी ज्यादा उतरा हुआ था और वो बेचैनी से बैठा था। वो बार बार टिश्यू पेपर से अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछ रहा था। डीन ने माइक्रोफोन उठाया, अपना गला साफ किया। उनकी आवाज बैठी हुई थी, साथियों, आज ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि एक बहुत जरूरी और बहुत ही अर्जेंट मामला है। हम सब जानते हैं कि मेयर के पिता, उनकी हालत बहुत नाजुक है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बात शुरू की, फिर उन्होंने बात का रुख मोड़ते हुए मेरी तरफ देखा। उनकी नजरों में एक गुजारिश थी, कॉमरेड चेन लिन युआन,
मुझे पता है हाल ही में अस्पताल ने कुछ कामों के बंटवारे को लेकर तुम्हें निराश किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बड़े हित को ध्यान में रखोगे, मरीज की जान को सबसे ऊपर रखोगे। फिर वही बड़े हित की बात। मैंने उनकी बात खत्म होने का इंतजार नहीं किया। मैं सीधे खड़ा हुआ और प्रेसिडेंट की मेज की ओर चल पड़ा। सभी ने हैरानी से सांसें रोक ली। मैंने लीजे के हाथ से पेन ड्राइव ली, उसे कंप्यूटर में लगाया और अपनी बनाई हुई पीपीटी खोल दी, जिसे मैंने रात भर जागकर तैयार किया था। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर पहला पेज चमक उठा। कोई मुश्किल चार्ट नहीं, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, सिर्फ 2 बड़े बड़े लाल रंग के नंबर थे और 2 तस्वीरें थीं, जिनमें जमीन आसमान का फर्क साफ दिख रहा था। एक तस्वीर मेरे 3000 रुपये के अलाउंस वाले लिफाफे की थी और दूसरी वांग काई के 50,000 रुपये के बोनस वाले बैंक ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट था। ये स्क्रीनशॉट फाइनेंस डिपार्टमेंट के किसी ऐसे कर्मचारी ने भेजा था जो उसे पसंद नहीं करता था। उसने अपनी पहचान बताए बिना मुझे भेजा था। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के हेड फिजिशियन चेन लिन्युआन का स्पेशल प्रोजेक्ट अलाउंस 3000 रुपये। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के डायरेक्टर वांग काई का स्पेशल प्रोजेक्ट अलाउंस 50,000 रुपये। पूरे हॉल में हंगामा मच गया। हे भगवान, इतना ज्यादा फर्क, ये तो हद ही हो गई। डॉक्टर चेन एक ऑपरेशन करके एक जान बचाते हैं और उन्हें मिले 3000, और वो वांग काई जो दिन भर ऑफिस में बैठकर चाय पीता है और अखबार पढ़ता है, उसे किस बात के 50,000 मिले? घपला है, ये तो बहुत बड़ा घपला है। लोगों की कानाफूसी की आवाजें लहरों की तरह कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजने लगी। वांग काई का चेहरा, उसका चेहरा पल भर में कागज की तरह सफेद पड़ गया और वो झटके से खड़ा हो गया। मेरी तरफ उंगली उठाते हुए उसके होंठ कांप रहे थे। तुम मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो, ये बदनामी है। मैंने उसकी आखिरी छटपटाहट पर ध्यान नहीं दिया। मैंने शांति से नीचे बैठे अपने सभी सहकर्मियों को देखा। उनके चेहरों पर हैरानी, गुस्से और नाइंसाफी के भाव देखकर मैंने धीरे से बोलना शुरू किया। मैं चेन लिन्युआन, सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट का चीफ फिजिशियन, आज यहाँ खड़ा हूँ। अपनी जाती शिकायत के लिए नहीं, मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम जो फ्रंटलाइन पर लड़ने वाले मेडिकल स्टाफ हैं, हमारी काबिलियत, हमारी रातों की नींद क्या सच में इतनी सस्ती है? मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर किसी के कानों तक साफ साफ पहुंच रही थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। मैंने पीपीटी की अगली स्लाइड लगाई, जिस पर मेरी 3 शर्तें साफ साफ लिखी हुई थीं। आज अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा सर्जरी का चाकू उठाऊं, तो ठीक है, मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, इसी वक्त फौरन पूरे अस्पताल में पिछले 1 साल में दिए गए सभी प्रोजेक्ट सब्सिडी और बोनस का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। हर एक हिसाब बिल्कुल साफ होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। दूसरी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के डायरेक्टर वांग काई और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े बाकी लीडर्स इस सब्सिडी के बंटवारे में हुई नाइंसाफी के लिए मुझसे और पूरे अस्पताल के उन सभी फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ से जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, सबके सामने झुककर माफी मांगे। तीसरी, जो सैलरी कमेटी अभी सिर्फ नाम के लिए है, उसे फौरन भंग किया जाए और एक नई कमेटी बनाई जाए, जिसके सदस्यों में फ्रंटलाइन पर काम करने वाले क्लिनिकल मेडिकल स्टाफ के प्रतिनिधि 50% से कम नहीं होने चाहिए। हमें वो वापस चाहिए जो असल में हमारा है, यानी अपनी बात रखने का हक। मेरी हर एक शर्त मीटिंग रूम में एक बड़े बम की तरह फटी। नौजवान डॉक्टरों की आंखों में एक चमक सी आ गई। जो नर्सें सालों से दबी हुई थी, उन्होंने जोश में आकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। डीन ने जिस हाथ से माइक पकड़ा हुआ था, वो बुरी तरह कांप रहा था। वो मेरी बात काटना चाहता था, मना करना चाहता था। ठीक उसी वक्त उसका फोन जोर जोर से वाइब्रेट होने लगा। उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली, जैसे उसे कट लग गया हो। उसका हाथ जोर से कांपा। डिक्लाइन, मैंने साफ देखा। डिक्लाइन, कॉलर आईडी पर मेयर के सेक्रेटरी का नाम था। उसने कांपते हुए फोन उठाने वाला बटन दबा दिया। वो एक तरफ जाना भी भूल गया। फोन पर आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन उस खामोश हॉल में आगे की कुछ लाइनों में बैठे लोग उसे साफ साफ सुन सकते थे। डीन, मेयर ने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डायरेक्टर चेन से ही सर्जरी करवानी होगी। उनकी सारी शर्तों पर बात की जा सकती है। ये बात ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। डीन ने फोन काटा और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर माइक उठाया और कुछ लफ्ज कहे।
अस्पताल का प्रतिनिधित्व करते हुए डायरेक्टर चेन की मांगों पर सहमति हुई। सारी की सारी मांगे। पहले तो पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। इसके तुरंत बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लीजे और कुछ नौजवान डॉक्टर मारे खुशी के उछल पड़े। मैंने पीपीटी बंद की और यूएसबी ड्राइव निकाली। मैं मुड़ा और मंच से नीचे उतर गया। मैं दरवाजे तक गया। मैंने मुड़कर मंच पर अभी भी हैरान खड़े डीन की तरफ देखा और शांति से कहा, अब सर्जरी की तैयारी करो। ये कहकर मैंने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर लीजे और कुछ नौजवान डॉक्टर और नर्सें मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे बाहर आता देख उनकी आंखों में एक चमक थी। मैं जानता था कि इस पल से कुछ चीजें बदल चुकी थीं। मुझे लगा था कि सबके सामने हुई बातचीत में मिली जीत इस बवंडर का अंत होगी, लेकिन मैंने कुछ लोगों की बेशर्मी और हार न मानने की जिद को कम आंका था। सर्जरी वाले दिन मैं सर्जरी से पहले की सारी तैयारियां पूरी करके ऑपरेशन थिएटर में गया। दरवाजा खोलते ही मुझे वहां के अजीब माहौल का एहसास हो गया। मेरी टीम के अलावा ऑपरेशन थिएटर में एक बिन बुलाया मेहमान भी था। झाओ डेई, राजधानी के एक टॉप हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी के प्रोफेसर। वो कई सालों से अकादमिक दुनिया में मेरा कट्टर दुश्मन भी था। इस आदमी का हुनर ठीक ठाक था, लेकिन दिल का छोटा था और खासकर दूसरों का क्रेडिट छीनने और अपनी धाक जमाने का शौकीन था। इस वजह से प्रोफेशनल्स के बीच उसकी इज्जत कुछ खास नहीं थी। वो यहाँ क्या कर रहा था? डीन और वांग काई उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उनके चेहरों पर एक बहुत ही बनावटी मुस्कान थी। मुझे अंदर आता देख डीन ने झिझकते हुए परिचय कराया। मैं तुमसे मिलवाता हूँ, ये है राजधानी से आए प्रोफेसर झाओ डेई। हम सोच रहे थे कि ये सर्जरी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने प्रोफेसर झाओ को खास तौर पर साथ में मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया है। एक तरह से डबल सेफ्टी के लिए। डबल सेफ्टी? मैं मन ही मन हंसा। ये डबल सेफ्टी कहाँ थी? ये तो साफ साफ मेरे लिए लगाया गया एक टाइम बम था। झाओ डेई ने एक झूठी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। लिन युआन, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है तुम्हारे यहाँ थोड़ी परेशानी चल रही है, सर्जरी का शेड्यूल नहीं बन पा रहा। मैं इत्तेफाक से फ्री था तो सोचा आकर मामला संभालने में तुम्हारी मदद कर दूं। उसकी बातों में ऊपर से मदद करने का दिखावा और हल्का सा मजाक उड़ाने का भाव साफ झलक रहा था। मामला संभालने वाली बात तो और भी ज्यादा कानों में चुभ रही थी। मैं एक ही नजर में उनकी चाल समझ गया था। अगर सर्जरी कामयाब हो जाती तो उसका आधा क्रेडिट वो ले जाता, शायद उससे भी ज्यादा। मीडिया में यही खबर छपती कि राजधानी के एक्सपर्ट ने बिगड़ती बाजी को संभाल लिया और लोकल डॉक्टर के साथ मिलकर मेयर के पिता का इलाज किया, और अगर सर्जरी फेल हो जाती तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती, जो कि चीफ सर्जन था। वो तो बस एक गाइड करने वाला एक्सपर्ट था और बड़ी आसानी से सारी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ सकता था। इससे भी ज्यादा घटिया बात ये थी कि अगर सर्जरी कामयाब हो जाती तो डीन और वांग काई को उसे एक नए टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पर पेश करने का सीधा सा बहाना मिल जाता। शहर के पहले अस्पताल का तकनीकी स्तर सुधारने के नाम पर उसे यहाँ रखा गया है ताकि मुझे पूरी तरह से रास्ते से हटाया जा सके। वाह, क्या चाल है जड़ से ही खत्म करने की। मैं अपने सामने इन तीन आदमियों को देख रहा था जिनके मन में अपने अपने बुरे इरादे थे और मेरे दिल में उन्हें जान से मारने का ख्याल उबल रहा था, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने झाओ देहाई से हाथ नहीं मिलाया, बस बेपरवाही से सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जब आप मार्गदर्शन करने के लिए आए ही हैं, तो प्रोफेसर झाओ को थोड़ी तकलीफ तो होगी। मैं हेड नर्स की ओर मुड़ा। मेरी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। इनके लिए एक ड्रेस तैयार करो, ये पहले असिस्टेंट होंगे। पहला असिस्टेंट? झाओ देहाई का चेहरा पल भर में बदल गया। वो जो राजधानी से आया एक बड़ा प्रोफेसर था, एक विशेषज्ञ जिसे सर्जरी का मार्गदर्शन करने के लिए सम्मान के साथ बुलाया गया था, उसे मैंने एक असिस्टेंट बना दिया। ये तो बहुत बड़ा अपमान था। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मैं पहले ही मुड़कर हाथ धोने वाली जगह की ओर चल दिया था। मैंने उसे जवाब देने का कोई मौका ही नहीं दिया। सर्जरी की तैयारी करो, इन 4 ठंडे शब्दों ने इस सर्जरी की घोषणा कर दी और साथ ही ऑपरेशन थिएटर में इस अनदेखी लड़ाई की भी, जो अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। सर्जरी शुरू हो गई। बिना परछाई वाली लाइट के नीचे मैंने हाथ में छुरी लेकर मरीज का सीना चीर दिया। झाओ देहाई पहले असिस्टेंट के तौर पर मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसकी आंखों में नाराजगी और नफरत भरी थी। उसने बार बार मुझे आदेश देना शुरू कर दिया, लिन युआन,
तुम्हारा ये चीरा थोड़ा और बड़ा हो सकता है ताकि सब कुछ साफ दिखे। यहाँ टिश्यू को अलग करते समय सावधान रहना, कहीं नस को नुकसान न पहुँच जाए। वो एक छात्र को डांटने वाले लहजे का इस्तेमाल कर रहा था मेरी टीम के सामने, अपना अधिकार स्थापित करने और पूरी सर्जरी की गति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। सर्जरी एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई। असेंडिंग एओर्टा को ब्लॉक करने की जरूरत थी कार्डियोपल्मोनरी बाईपास बनाने के लिए। झाओ देहाय अचानक फिर से बोल पड़ा, लिन युआन, मेरा सुझाव है कि डीप हाइपोथेमिक सर्कुलेटरी अरेस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। मैंने हाल ही में इस तकनीक पर एक पेपर प्रकाशित किया है। इसे यहाँ इस्तेमाल करने से परिणाम बेहतर होगा और यह ज्यादा नया भी होगा। मैंने अपने हाथ रोक दिए और अपना सिर उठाया। मैंने अपनी सुरक्षा वाली ऐनक से उसे ठंडी नजरों से देखा। प्रोफेसर झाओ, मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, यह एक ऑपरेशन टेबल है, तुम्हारे पेपर प्रकाशित करने के लिए कोई सिमुलेशन टेबल नहीं। हमें यहाँ जान बचानी है, कोई प्रयोग नहीं करना है। मेरे शब्द खत्म होते ही ऑपरेशन थिएटर का माहौल पल भर में बर्फीला हो गया। ये सबके सामने झाओ देहाय के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सर्जरी जारी रही। अब सबसे जरूरी कदम आ गया था, एओर्टा की फटी हुई दीवार पर रक्त वाहिकाओं को जोड़ना। इसके लिए इंसानी बाल से भी पतले धागे का इस्तेमाल करके झींगुर के पंख जैसी पतली रक्त वाहिका की दीवार पर सिलाई करने की जरूरत थी। यह मेरा अनोखा हुनर था और यही मेरे करियर की नींव थी। जैसे ही मैं इसे खुद करने की तैयारी कर रहा था, झाओ देहाय ने अपनी इज्जत बचाने के लिए और खुद को साबित करने के लिए मेरे हाथ से सुई पकड़ने वाला औजार छीन लिया। इतना बारीक काम मुझे ही करने दो, मेरा अनुभव तुमसे ज्यादा है। उसने मुझे मना करने का कोई मौका ही नहीं दिया और नीचे झुक गया। मेरी आंखों की पुतलियां अचानक से सिकुड़ गईं। हिलो मत, लेकिन देर हो गई। शायद घबराहट की वजह से या शायद खुद को साबित करने की जल्दबाजी में झाओ देहाय का हाथ लगभग न दिखने वाली हल्की सी कपकपी के साथ कांप उठा और बस इसी एक पल में सिलाई वाली सुई की तेज नोक उसके काबू में अपने तय रास्ते से भटक गई। आर पार जाने के बजाय उसने पहले से ही नाजुक खून की नली की दीवार को चीर दिया। चर्र, एक हल्की लेकिन जानलेवा फटने की आवाज गूंजी। ताजा लाल खून टूटे हुए बांध की बाढ़ की तरह एक पल में उस फटी हुई जगह से फूट पड़ा। टी 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 टी। मॉनिटर पर ब्लड प्रेशर तेजी से नीचे गिरने लगा और कानों को चुभने वाला तेज अलार्म बजने लगा। बहुत ज्यादा खून बह रहा है। ब्लड प्रेशर 60 पर आ गया है। दिल की धड़कन कम हो रही है। ऑपरेशन थिएटर में एक पल में अफरा तफरी मच गई। लीजे और नर्सों के चेहरे एक पल में सफेद पड़ गए। ऑब्जर्वेशन रूम में खड़े कांच और स्क्रीन से ऑपरेशन देख रहे डीन और वांग काई की तो डर के मारे जान ही निकल गई। उनकी टांगें कांपने लगीं और वे लगभग जमीन पर ही गिर पड़ते। उनमें से किसी ने नहीं सोचा था कि जिस कातिल को वे मुझसे निपटने के लिए लाए थे, वो अपने ही हाथों से मरीज को मौत के मुंह में धकेल देगा। सब पीछे हटो। एक धीमी लेकिन दमदार आवाज जैसे जमीन पर बिजली कड़की हो उस अफरा तफरी वाले ऑपरेशन थिएटर में गूंज उठी। मैंने हक्के बक्के और घबराए हुए झाओ देहाय को एक झटके में किनारे धकेला और मुख्य सर्जन की जगह वापस ले ली। उस एक पल में मेरा दिमाग पूरी तरह से शांत और ठंडा पड़ गया। गुस्सा करने का वक्त नहीं था, जिम्मेदारी तय करने का वक्त नहीं था। मेरी आंखों के सामने बस वो लगातार बढ़ता हुआ चीरा था और मॉनिटर पर जिंदगी की वो लकीर जो शून्य होने वाली थी। सक्शन, गॉस, दबाव डालो, एक्स्ट्राकॉर्पोरियल सर्कुलेशन का फ्लो बढ़ाओ। मेरे आदेश साफ, छोटे और ऐसे थे जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। जो टीम पहले घबराई हुई थी, मेरी आवाज सुनकर उन्हें एक पल में सहारा मिल गया। किसी मशीन की सटीक पुर्जों की तरह वे फिर से तेजी से काम करने लगे। लीजे और नर्सों का तालमेल एकदम सही था। सालों का हमारा आपसी तालमेल इस पल में साफ दिख रहा था। औजारों को देना, एक सेकंड की भी देरी नहीं हो रही थी। आदेशों का पालन एकदम सटीक हो रहा था। मेरे दोनों हाथ उस छोटी और खून से लथपथ छाती के अंदर तेजी और सटीकता से काम कर रहे थे। वे हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि लगभग उनकी परछाई बनने लगी थी। सभी की आंखें मेरे हाथों पर टिकी थी। वे सांस लेना भी भूल गए थे। झाओ देहाय एक तरफ ऐसे खड़ा था जैसे एक बेजान कठपुतली हो। पहले वो हैरान हुआ, फिर निराश हो गया और आखिर में उसका पूरा चेहरा ठंडे पसीने से भीग गया। वो मेरे काम को देख रहा था। उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। वो जानता था कि उसने सब गड़बड़ कर दिया है।
और वो ये भी जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो उसकी समझ से पूरी तरह बाहर है। ठीक करने के आम तरीकों के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी और उनसे बात बनती भी नहीं। उस एक पल में मेरे दिमाग में दसियों तरीके आए और मैंने एक एक करके उन सभी को खारिज कर दिया। पलक झपकते ही मेरे मन में एक बहुत ही साहसी बल्कि अविश्वसनीय सा ख्याल आया। मेरे दिमाग में एक योजना बनी। मैं एक बिल्कुल नई, मौके पर सुधारी गई तकनीक का इस्तेमाल करूंगा। इस हारी हुई बाजी को जीतने के लिए मैंने सीधे उस फटी हुई जगह को नहीं सिला, बल्कि आसपास के स्वस्थ ऊतकों का इस्तेमाल करके मैंने बड़ी चतुराई से एक पाबंद लगा दिया। इस ऑपरेशन के लिए दिल की बनावट की गहरी और चमत्कारिक समझ की जरूरत थी और साथ ही जगह और बल का ऐसा सटीक अंदाजा जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। 5 मिनट से भी कम समय में जब मैंने आखिरी टांके का धागा काटा तो एक चमत्कार हुआ। तेजी से बहता हुआ खून पूरी तरह से काबू में आ गया था। उस जानलेवा फटी हुई जगह को मैंने किसी कलाकृति की तरह पूरी तरह से ठीक करके फिर से बना दिया था। मॉनिटर पर ब्लड प्रेशर 18 से बढ़ना शुरू हुआ। ब्लड प्रेशर 80, 95, 110 स्थिर हो गया। दिल की धड़कन सामान्य हो गई। खून बहना बंद हो गया है। लीजे की आवाज में मौत के मुंह से बचकर निकलने की बेइंतहा खुशी और काबू न की जा सकने वाली श्रद्धा थी। ऑपरेशन थिएटर में सभी ने एक लंबी राहत की सांस ली। कुछ लोग तो सीधे जमीन पर ही ढह गए। मैं सीधा खड़ा हुआ। बहुत ज्यादा जोर लगने की वजह से मेरी आंखों के आगे हल्का अंधेरा छा गया था। ऑपरेशन कामयाब रहा और वो भी इस तरह से जो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा बेहतरीन था। पूरी तरह से कामयाब। मैंने खून और पसीने से भीगा हुआ अपना ऑपरेशन गाउन उतारा और उसे रिसाइकलिंग बिन में फेंक दिया। मैं झाओ देहाई के पास गया, जिनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। शर्म, डर और अपनी काबिलियत को पूरी तरह से कुचले जाने के बाद की निराशा उनके चेहरे पर साफ लिखी थी। वो जानते थे कि आज से कार्डियक सर्जरी की दुनिया में वो फिर कभी सिर उठाकर नहीं जी पाएंगे। मैंने उनकी तरफ देखा और शांत भाव से एक बात कही, प्रोफेसर झाओ, अगली बार किसी को सिखाने से पहले अपने तकनीकी ज्ञान को अपडेट करना याद रखिएगा। और हाँ, ऑपरेशन टेबल शोहरत और दौलत कमाने का मंच नहीं है और लोगों की जान आपके लिए अपना हुनर दिखाने का जरिया नहीं है। ये कहकर मैंने उन्हें और नजरअंदाज किया और सीधे ऑपरेशन थिएटर से बाहर चला गया। झाओ देहाई शर्म से गड़े जा रहे थे। उन्होंने उसी रात की फ्लाइट बुक की और चुपचाप उस शहर को छोड़कर चले गए जहां उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। ऑब्जर्वेशन रूम में डीन और वांग काई कुर्सियों पर ढह से गए थे। वो पूरी तरह से ठंडे पसीने से भीग चुके थे। उन्होंने मुझे बाहर आते देखा। उनकी आंखों में गहरा डर भरा हुआ था। वो जानते थे कि मेरे खिलाफ उनका जो आखिरी पत्ता था वो न सिर्फ मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया, बल्कि मैंने उसे सबसे शानदार और निर्णायक तरीके से चकनाचूर कर दिया था। मेरा फोन बजा। फोन खुद मेयर ने किया था। उन्होंने फोन पर लगभग रुआसी आवाज में बार बार मेरा शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद उन्होंने बात बदलते हुए बातों बातों में एक बात पूछी, डायरेक्टर चेन, मैंने सुना है कि हाल ही में अस्पताल के अंदर शायद कुछ अनबन चल रही है ना? मैंने ऑब्जर्वेशन रूम में उन 2 पीले पड़े चेहरों को देखा और मुस्कुराया। जी हाँ मेयर साहब, अस्पताल के मैनेजमेंट के बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है। मुझे नहीं पता कि शहर के मेडिकल सिस्टम में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों के लिए इसकी कोई अहमियत है भी या नहीं। मेयर साहब के पिता की सर्जरी कामयाब रही और जिस तरह से ये कामयाब हुई उसने फर्स्ट सिटी हॉस्पिटल में मेरी शोहरत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सबने अपनी आंखों से देखा कि असली तकनीकी हुनर क्या होता है और यह भी देखा कि उन जोकरों की भद्दी साजिशें असली काबिलियत के सामने कितनी कमजोर होती हैं। अस्पताल को मजबूरन मीटिंग में किए गए वादे के मुताबिक अपने इंटरनल सिस्टम पर पिछले 1 साल के सभी सब्सिडी और बोनस की जानकारी डालनी पड़ी। जैसे ही वो एक्सेल शीट पब्लिश हुई, पूरे अस्पताल में हंगामा मच गया। फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ की कड़ी मेहनत और उनका मामूली सा वेतन एडमिन और दूसरे विभागों के बड़े बड़े बोनस के साथ एक चौंकाने वाला सच दिखा रहा था। खासकर वांग काई, उस 50,000 की प्रोजेक्ट सब्सिडी के अलावा मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के नाम पर मिले ढेरों अवार्ड्स को मिलाकर उसका सालाना बोनस मुझ जैसे कार्डियक सर्जरी के नंबर 1 सर्जन से 3 गुना ज्यादा था। पूरे अस्पताल में गुस्सा भर गया।
अनगिनत लोगों ने वांग काई को कड़ी सजा देने की मांग की और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुधार की भी। भारी दबाव के चलते डीन को वांग काई को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का ऐलान करना पड़ा ताकि उसकी जांच हो सके, लेकिन मैं जानता था कि ये सब बस दिखावा है। जब तक डीन अपनी कुर्सी पर है, उसके पास अपने साले को बचाने के अनगिनत तरीके हैं। एक बार मामला शांत हो जाए, वांग काई फिर से किसी और ओहदे पर आकर अपनी मनमानी कर सकता है। मैं उनकी अपनी जांच पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे जो चाहिए वो है इसे जड़ से खत्म करना। उस रात देर से ली जे ने मेरे ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। उसने बड़े रहस्यमय ढंग से अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और मेरी मेज पर रख दी। सर, ये मुझे गलती से मिली है। मुझे लगता है ये आपको देनी चाहिए। मैंने उसकी लाल आंखों की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? ली जे ने अपनी आवाज धीमी की। वांग काई और उसकी पत्नी ने चुपके से एक मेडिकल उपकरण की कंपनी रजिस्टर करवाई है। पिछले 2 सालों में हमारे अस्पताल के कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के ज्यादातर महंगे उपकरण, जैसे कि हॉट वाल्व और स्टेंट, सब इसी कंपनी से खरीदे गए हैं। मेरा दिल बैठ गया। और तो और मैंने बाजार की कीमतों से तुलना की है। उनकी कंपनी हमें जिस दाम पर बेचती है वो बाजार की कीमत से कम 30% ज्यादा है। इसमें कितना बड़ा घपला है ये बताने की जरूरत नहीं। पेन ड्राइव में खरीद सिस्टम से चुपके से निकाले गए कॉन्ट्रैक्ट और बिल हैं, और साथ ही जो उसने कंपनी रजिस्ट्रेशन सिस्टम से ढूंढा है, यानी वांग काई की पत्नी की जानकारी, जो कंपनी की कानूनी मालिक हैं। इसके अलावा कुछ धुंधली सी वांग काई और सप्लायरों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी है। सबूतों की कड़ी लगभग पूरी है। ये एक बहुत बड़ा जोक है जो अस्पताल के दिल से चिपका हुआ है और लालच से अस्पताल और मरीजों का खून चूस रहा है। मैंने मेज पर रखी पेन ड्राइव को देखा। वो किसी गर्म लोहे की तरह लग रही थी जिससे खतरनाक गर्मी निकल रही थी। मैंने सिर उठाकर ली जे को देखा। मेरी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता थी। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? एक बार ये चीज हाथ से निकल गई तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये उनके साथ आर पार की लड़ाई होगी। ली जे की आंखों में अटूट दृढ़ता थी। सर, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैंने मेडिकल की पढ़ाई लोगों को बचाने के लिए की है, आपकी तरह एक सच्चा डॉक्टर बनने के लिए। मैं ये नहीं देखना चाहता कि आप जैसे लोग जो सच में मरीजों के लिए अपनी जान लगा देते हैं, उन्हें वांग काई जैसे कीड़ों द्वारा सताया और उनका शोषण किया जाए। यह अस्पताल बीमार है, इसे एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। उस नौजवान की आंखों की चमक देखकर मेरे मन में कई तरह के भाव उमड़ आए। मुझे लगा जैसे मैं कई साल पहले के खुद को देख रहा हूँ। मैंने यूएसबी ड्राइव ले ली। मैं उठा और जोर से उसके कंधे थपथपाए। शाबाश, आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। मैं इतना भोला नहीं था कि यह जानलेवा सबूत अस्पताल के अनुशासन विभाग को सौंप दूं। वो तो दुश्मन के साथी के हाथ में छुरी देने जैसा होता। मैंने पूरी रात लगाकर यूएसबी ड्राइव के सारे डेटा को अलग अलग किया और उसे एक तर्कपूर्ण और ठोस सबूतों वाली शिकायत में तब्दील कर दिया। फिर मैंने एक नई और गुमनाम ईमेल अकाउंट का इस्तेमाल किया और उस शिकायत को सीधे शहर की अनुशासन समिति के पब्लिक रिपोर्टिंग ईमेल पर भेज दिया। ये सब खत्म करते करते सुबह होने लगी थी। मैं रुका नहीं। मैंने अपना फोन खोला और मेयर के सेक्रेटरी का फोन नंबर ढूंढा। मैंने उसे एक मैसेज भेजा। मैसेज छोटा था पर उसका हर शब्द बहुत वजनदार था। मेरे पिता की बीमारी के बारे में चिंता करने के लिए मेयर साहब का शुक्रिया। इसके अलावा हमारे अस्पताल के मैनेजमेंट की समस्याओं को लेकर मैंने खुद कुछ जानकारी इकट्ठा की है। मुझे नहीं पता कि शहर में मेडिकल सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें ये जानकारी किसी काम आएगी या नहीं। मैंने सीधे सीधे वांग काई का नाम नहीं लिया, नहीं भ्रष्टाचार का जिक्र किया। मैंने बस जानकारी और भ्रष्टाचार मुक्त अभियान, इन 2 शब्दों को बड़ी चालाकी से एक साथ जोड़ दिया था। मुझे यकीन है मेयर साहब की समझदारी से वो मेरी बातों का मतलब समझ जाएंगे और मुझे ये भी यकीन है कि जान बचाने के उस एहसान के बदले वो मुझे एक सही जवाब जरूर देंगे। सैंड, मैंने फोन नीचे रख दिया। मैं खिड़की के बाहर हो रही भोर को देख रहा था। इस बार मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका मैंने रख दिया था। अब बस उस जोरदार धमाके के साथ ढहने की आवाज का इंतजार था। अगली सुबह मैं अस्पताल पहुंचा ही था कि मैंने कुछ खास नंबर प्लेट वाली काली गाड़ियां देखी जो एडमिन बिल्डिंग के सामने चुपचाप खड़ी थी।
गाड़ियों से कुछ गंभीर और रूखे चेहरे वाले आदमी उतरे और सीधे बिल्डिंग के अंदर चले गए। अस्पताल में कुछ जानकार लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे। शहर की अनुशासन समिति के लोग आए हैं। सुना है कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और वो अब हमारे अस्पताल में ही तैनात हो गई है। सुबह 10 बजे मैं राउंड पर था। एडमिन बिल्डिंग की तरफ से जोरदार हंगामे की आवाज आई। मैं गलियारे की खिड़की के पास गया और बाहर झांका। मैंने देखा कि वांग काई को 2 आदमी दोनों तरफ से पकड़कर एडमिन बिल्डिंग से बाहर ला रहे थे। उसके हमेशा चमकने वाले बाल अब घोंसले जैसे उलझे हुए थे और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो अब भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, ये चेन लिनयुआन है, उसी ने मुझे फंसाया है। उसने खिड़की के पास खड़े मुझे देख लिया। उसकी नफरत भरी नजरें एक जहरीले सांप की तरह मुझ पर पड़ी। मैं बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। मैं देखता रहा कि कैसे उसे बेरहमी से उस काली गाड़ी में ठूंस दिया गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही उसकी आखिरी पागलपन भरी चीख भी दब गई। इस नज़ारे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके तुरंत बाद डीन को भी जांच टीम के लोग उनके ऑफिस से बाहर ले आए। कहा गया कि वो जांच में सहयोग करने जा रहे हैं। उनका सिर झुका हुआ था। रातों रात ऐसा लगा जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी ही निकाल ली गई हो। वो ऐसे गए कि फिर कभी वापस नहीं आए। पूरा अस्पताल एक भूकंप की तरह पूरी तरह से हिल गया था। एडमिन बिल्डिंग को सील कर दिया गया। सारे हिसाब किताब वाले कंप्यूटर मौके पर ही जब्त कर लिए गए। आम दिनों में रौब जमाने वाले एडमिन के कर्मचारी इस वक्त डर के मारे चुप थे। उन्हें डर था कि अगला नंबर उन्हीं का होगा। वहीं क्लिनिकल डिपार्टमेंट में माहौल बिल्कुल अलग था। लंबे समय से घुटन भरा माहौल, जैसे पूरी तरह से फट गया हो। हालांकि कोई भी खुलकर चर्चा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में छिपाई न जा सकने वाली खुशी की चमक सब कुछ बयां कर रही थी। जांच टीम की फुर्ती हैरान करने वाली थी। ठोस सबूतों के सामने वांग काई की हिम्मत जल्दी ही जवाब दे गई। उसने न सिर्फ अपनी पोजीशन का फायदा उठाने की बात कबूली, अस्पताल के सामान की खरीद को कंट्रोल करने और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खोली गई कंपनी के साथ साठगांठ करने की बात भी बताई। उसने सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर हड़पने और भारी कमीशन लेने का अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अपनी सजा कम करवाने के लिए उसने अपने साथ शामिल दूसरे लोगों के नाम भी उगल दिए। उसने फायदे के लिए किए गए सारे गंदे कामों का भंडाफोड़ कर दिया। इसमें शामिल रकम इतनी बड़ी थी और इसमें इतने लोग शामिल थे कि शहर का पूरा हेल्थ सिस्टम हिल गया। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तूफान सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल को केंद्र बनाकर तेजी से फैल गया। और मैं इस तूफान को शुरू करने वाला होकर भी ऐसे था मानो मेरा इससे कोई लेना देना ही न हो। मैं हमेशा की तरह मरीजों को देखने जाता रहा, कंसल्टेशन करता रहा और ऑपरेशन थिएटर में जाता रहा। बाहर की दुनिया में मचे बवाल का मुझ पर कोई असर होता नहीं दिख रहा था। लीजे उत्साह से मेरे ऑफिस में भागा आया और हाथ पैर हिलाकर मुझे ताज़ा हाल बताने लगा। सर, वांग काई को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। डीन को भी निलंबित कर दिया गया है। सुना है एडमिन डिपार्टमेंट के कई और डायरेक्टर्स ने भी खुद जाकर सरेंडर कर दिया है। मैंने बस सिर हिलाया और एक मरीज की फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। पता है, जाओ बेड नंबर 3 की जांच रिपोर्ट लेकर आओ, मैं देखूंगा। लीजे मेरे शांत भावहीन चेहरे को देखकर धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपना सिर खुजलाया। वो थोड़ा उलझन में था। सर, हम जीत गए। आप जरा भी उत्साहित क्यों नहीं हैं? मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। ये जीतने या हारने का सवाल नहीं है। हमने बस वो वापस लिया है जो हमारा ही था। कुछ लोगों और चीजों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया है। अगले दिन खबर आए कि वांग काई को 15 साल की जेल की सजा हुई है। डीन को पद से हटाकर कानूनी कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल का भ्रष्टाचार का मामला पूरे शहर के मेडिकल सिस्टम में सुधार के लिए एक मिसाल बन गया। इस पूरी उथल पुथल के बाद ऊंचे अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने राजधानी के एक टॉप के टीचिंग हॉस्पिटल से एक नए डीन को सीधे नियुक्त करने का फैसला किया, जो सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल को फिर से खड़ा करने का काम संभालेंगे। नए डीन का नाम लिन झेंगडे था, एक देश प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ जो अपने कड़े अनुशासन, तकनीक के सम्मान और सख्त प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। सभी जानते थे कि वे एक सच्चे विशेषज्ञ हैं जिन्हें अपने काम की पूरी समझ है। वे कोई ऐसे अफसर नहीं थे जो सिफारिश से इस पद पर पहुंचे हों। डीन लिन ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन
पिछले अधिकारियों की तरह सबसे पहले पूरे अस्पताल की मीटिंग नहीं बुलाई और न ही कोई खोखली औपचारिक बातें की। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने सफेद कोट पहना और इमरजेंसी विभाग से शुरुआत की। वे एक एक करके क्लिनिकल विभागों में गए। उनके साथ कोई तामझाम नहीं था। उनके साथ सिर्फ एक सेक्रेटरी था जो नोट्स ले रहा था। वे जहां भी गए वहीं के डॉक्टरों और नर्सों से बात की, काम के बोझ के बारे में पूछा, तनख्वाह और सुविधाओं के बारे में पूछा और करियर में आगे बढ़ने के मौकों के बारे में भी पूछा। जब वे कार्डियक सर्जरी विभाग में मेरे ऑफिस आए, मैं एक सर्जरी का वीडियो देख रहा था। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से अपने आने की सूचना नहीं दिलवाई। वे बस चुपचाप मेरे पीछे खड़े होकर कुछ देर देखते रहे। बाई कोरोनरी आर्टरी का ट्रीटमेंट, बहुत शानदार। मेरे पीछे से एक शांत और दमदार आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो वे ही मशहूर नए डीन थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी। उनके बाल सफेद हो चले थे, लेकिन वे काफी फुर्तीले लग रहे थे। उनकी आंखों में एक तेज और साफ चमक थी और उनके व्यक्तित्व में एक विद्वान जैसी शालीनता और एक लीडर का दबदबा था। मैं खड़ा हो गया। डीन लिन। उन्होंने हाथ हिलाकर मुझे बैठने का इशारा किया। उन्होंने खुद एक कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गए। बिना कोई हाल चाल पूछे वे सीधे मुद्दे पर आ गए। डायरेक्टर चेन, मेरे यहाँ आने से पहले मैंने आपकी हाल ही में की गई एओर्टिक डिसेक्शन सर्जरी की पूरी रिकॉर्डिंग देखी है और यह भी सुना है कि इससे पहले यहाँ क्या क्या हुआ है। वे मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में तारीफ और सहमति का भाव था। मैं यहाँ जो सबसे पहला काम करना चाहता हूँ वो है आपको औपचारिक रूप से न्योता देना कि आप हमारे सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल में मेडिकल मामलों के वाइस डीन का पद संभालें। मैं हैरान रह गया। वाइस डीन, यह एक ऐसा पद था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था और वो अचानक मेरे सामने आ गया था। सच कहूँ तो मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद मेरा दिल बहुत थक चुका था। मैं बस फिर से एक डॉक्टर बनकर रहना चाहता था, उन जटिल प्रशासनिक कामों और आपसी लड़ाइयों से दूर। मैंने ईमानदारी से अपनी सोच उन्हें बताई। डीन लिन, आपके भरोसे के लिए शुक्रिया, लेकिन शायद मैं प्रबंधन के काम के लिए सही नहीं हूँ। मैं बस अपनी सर्जरी अच्छे से करना चाहता हूँ। डीन लिन मुस्कुराए। उनकी मुस्कान बहुत नर्म थी। लिन युआन, मैं तुम्हारी सोच समझता हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक अच्छा सिस्टम एक अच्छे डॉक्टर से कहीं ज्यादा लोगों की जान बचा सकता है? उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में बहुत गहराई और सच्चाई थी। जब तुम उस पद पर बैठोगे तभी तुम वाकई में अपने जैसे उन अच्छे डॉक्टरों की रक्षा कर पाओगे जो दिन रात मरीजों के बीच मेहनत करते हैं। तभी तुम ये पक्का कर पाओगे कि उनकी सर्जरी के औजार निराशा की वजह से अपनी धार न खो दे। हाँ, मेरा अकेले लड़ना, शायद इससे कुछ समय के लिए जीत मिल जाए, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला, अगर माहौल नहीं बदला, तो अगला वांग काय और एक और अन्याय की घटना देर सवेर होकर ही रहेगी। अकेले मेरी ताकत बहुत कम है। काफी देर चुप रहने के बाद आखिरकार मैंने मुंह खोला। मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी अपनी शर्तें हैं। पहली, लीजे जैसे प्रतिभाशाली और जिम्मेदार युवा डॉक्टरों के एक समूह को मैं नियमों से हटकर प्रमोशन दिलवाना चाहता हूँ। उन्हें एक मौका दिया जाए। दूसरी, पूरे अस्पताल के वेतन सिस्टम में सुधार की योजना का पूरा जिम्मा मेरा होना चाहिए। डीन लिन मुस्कुराए। वो अपनी जगह से उठे और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर करेंगे। मॉडल